वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित मंगल सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने बताया था पार्ट 21 में, वहाँ मैंने क्या देखा था, मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स किया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पे, और जो पिछले क्लास में और कुछ बचा हुआ था तो आज उसको कंप्लीट करेंगे। पार्ट 22 में आपका स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आप देख सकते हो कि रीडिंग ऑफ ए वोल्टमीटर इज, जिसमें इसकी इस फिगर में क्या किया हुआ है, सर्किट में एक वोल्टमीटर लगाया हुआ है और इसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है। इसका दिया हुआ हम लोग का 600 ओम दिया हुआ है। ओके, सो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि कैसे इस वोल्टमीटर का रीडिंग कितना होगा। इसमें से ऑप्शन दिया हुआ ABCD। तो पहले इसको बनाने के पहले आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन निकल के आता है कि हाउ वी स्टार्ट, कैसे इसको स्टार्ट हम करते हैं, प्रोसीड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दो कि यहाँ पे क्या है हम लोग का, कि यहाँ पे वोल्टमीटर पूछा जा रहा है। तो इस वोल्टमीटर का रीडिंग के लिए यानी ऐसा हो हम लोग को कि यहाँ का वोल्टमीटर और यहाँ का वोल्टमीटर, दैट मीन्स कि ये जो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल पहले अगर है तो पहले हम क्या देखेंगे इसका, कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में किया हुआ है उसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं। मतलब कि यहाँ से अगर देखा जाए कि ये वैल्यू, दैट मीन्स कि ये कंबाइन करके कितना वैल्यू आएगा, तो 1/300 प्लस 1/600। तो यहाँ से अब निकालोगे इसको कैलकुलेट करके, तो 3/600 है ना, दैट इज इक्वल टू 1/200। तो कंबाइन करने के बाद क्या निकल के हम लोग को आता है, ये वैल्यू हम लोग को जो पैरेलल में अरेंज किया हुआ है 300 600, वो वैल्यू हम लोग को आएगा 200 ओम निकल के आ जाता है। ओके, सो आप यहाँ से देख सकते हो कि कंबाइंड अगर देखा जाए पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये दोनों का कंबाइंड करके आ गया 200 और 200 और 1, दैट मीन द 500 ओम। पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 500 ओम होगा। अब यहाँ से हम आई निकाल सकते हैं कि हाउ मच करेंट फ्लो फ्रॉम दिस सर्किट। ओके, सो यह हम निकालेंगे कैसे यहाँ पे। तो जो हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो हमारे पास वोल्टेज है यहाँ का, तो 100 वोल्टेज V/R होता है फॉर्मूला। R इक्विवेलेंट यानी कितना 500, दैट विल बी इक्वल टू द 1/5 एम्पियर। यानी कि पूरे करंट में या इस सर्किट से जो वोल्टेज जो लगा हुआ है इस बैटरी से 1.5 एम्पियर निकलेगा। ओके, अब बात निकल के आता है कि हमें यहाँ पे वोल्टेज पूछा जा रहा था। इस सर्किट को हम दोबारा एक बार फिर से हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हो, थोड़ा सा क्लैरिटी आने के लिए हम लोग का, कि ये 200 है ओम हम लोग का है, और यहाँ से क्या किया गया है, दो पैरेलल किया गया है। एक है तुम्हारा क्या हम लोग का 600 ओम, ओके, एंड सेकंड तुम्हारा क्या हम लोग का है 300 ओम लिया हुआ है ना। उसके बाद दोनों को पैरेलल के बाद एक और यहाँ पे था हम लोग का 100, है ना। तो इस तरीके से इसको क्या किया हुआ था, अरेंज किया हुआ था। ऐसा हम इसलिए बनाया था कि फिर से इसको विजुअलाइज करने में हमें आसानी हो। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकल के आया, दोबारा अगर इसको देखें रीअरेंज करके, तो 600 300 को क्या किया गया है, फिर से जो वैल्यू निकल के आया वो 200 ओम निकल के आया। पहले से ही 200 ओम हमारे पास क्या था, दिया हुआ था। तो उस केस में हम क्या देखेंगे, ये कितना था 100 दिया हुआ है। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आएगा हम लोग का 100 निकल के आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें निकालना किसका है, इसके बीच में, क्योंकि क्योंकि दोनों पैरेलल है तो पैरेलल दोनों का तुम्हारा वोल्टेज क्या होगा, वो सेम होगा। इसलिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे डेल्टा भी हमको निकालना है, कितना हम लोग को निकल के आएगा। अगर हमारे पास जो टोटल वोल्टेज सप्लाई कितना था 100 वोल्ट मतलब था। ओके, क्योंकि मेरे को पता है कि जो 100 वोल्ट होगा, है ना, ये जो मतलब क्या होगा, यहाँ पे भी 100 वोल्ट निकल के आएगा, है ना, और यहाँ पे भी कितना होगा 0 होगा। ऐसा क्यों हो, तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अगर इसके पाथ में एक भी रेसिस्टेंस नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है, जो वोल्टेज पोटेंशियल होता है उसमें डिक्रीज नहीं होता है, लिटिल बिट होता है, क्योंकि ऐसे कंडक्टर का भी रेसिस्टेंस होता है। बट यहाँ पे क्या है कि इस केस में हमारे पास लिटिल बिट को नेगलेक्ट कर दिया जाता है ना। यहाँ पे हम लोग कंसिडर क्या करेंगे कि जो हम लोग को स्टार्टिंग में पोटेंशियल यहाँ था यहाँ भी सेम होगा। हाँ, 100 वोल्ट से कम हो जाता अगर इसमें कोई और रेसिस्टेंस यहाँ पे ऐड रहता तो इस केस में हम क्या देखते हैं, अगर यहाँ पे फाइंड आउट किया जाए कि V' कितना निकल के हम लोग को आएगा, तो वी नो दैट कि हमारे पास जो V' निकल के आएगा कितना हम लोग को आएगा, यहाँ से V' निकल के आएगा, क्योंकि पता है कि I × R होता है। तो I का मतलब वो क्या होगा, ये तीनों के लिए तो करंट कितना निकल के आएगा 1/5 ओम ही जाएगा, सॉरी 1/5 एम्पियर ही जाएगा। तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि जो R इक्विवेलेंट यहाँ पे दिया हुआ है वो कितना निकल के आ रहा है, R इक्विवेलेंट निकल के आ रहा है हम लोग का 500 आया था। तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, है ना,
लेकिन 500 से हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसके लिए तुम्हारा कितना दिया हुआ है हम लोग का, इसके लिए हम लोग को दिया हुआ था 200 दिया हुआ था। तो यहाँ से अगर आप ये करोगे डिवाइड करोगे तो 40 वोल्टेज निकल के आएगा। दैट वोल्टेज इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज द वैल्यू फॉर द 200 ओम। दैट मीन्स कि 200 मोस जो 100 यहाँ पे ओम दिया हुआ है ये 300 600 के लिए, यानी कि जो वोल्टेज होगा ये दोनों के पैरेलल के लिए वो सेम होता है, इसलिए वो 40 वोल्ट आंसर निकल के इसका आएगा। दैट इज़ द सी आंसर। ठीक है, तो आई होप सो कि ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं लगा होगा। बेसिकली हमारे इसको एक बार विजुअलाइज करना था कि कैसे ये अरेंज किया हो, तो मैंने फिर से इसको अरेंज कर दिया था। और अरेंज करके मैंने क्या देखा कि हम ऐसा करते हैं कि एक पार्टिकुलर अगर ये जो पैरेलल है उसके लिए वोल्टेज निकालना अगर चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको कंबाइन पहले कर लेते हैं। तो कंबाइन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इस पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट निकल के आएगा और पूरे इंटायर सर्किट्स के लिए क्या हो जाएगा, फिर इधर जो पैरेलल को अरेंज करोगे तो 200 और 200 और 100 वो सीरीज में तीनों आ जाएगा। इसलिए कंबाइन करके हम टोटल करंट निकाल लेंगे। टोटल करंट जब निकल के आएगा तो यहाँ से निकलेगा तो दोनों के लिए वो सेम होगा, है ना। अगर सॉरी मतलब यहाँ से क्या हुआ तुम्हारा, अगर इसमें करंट पास करता है दोनों कंबाइन करने के बाद उसमें तो मतलब सेम ही जाएगा। जैसे कि मान लिया कि इसको यहाँ हम लिखे हैं तो कितना निकल के 1/500 200 के लिए भी है और 1/5 एम्पियर 100 के लिए भी और 200 के लिए भी है। इसलिए हम क्या देखे हैं कि यहाँ से जो एम्पियर करंट कितना निकल के जा रहा था इसको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई किए तो हमको वोल्टेज निकल के आ गया। तो ऐसा ज़्यादा क्वेश्चन इसमें टफ नहीं है, दोबारा इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान से अब देखो क्या इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एमीटर का कितना हमारा रीडिंग निकल के आएगा। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास जो इस तरीके से सर्किट दिया हुआ है तो एमीटर कहाँ पे लगा हुआ हम लोग का, यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा। तब यहाँ से ध्यान से देखोगे कि हमारे पास जो इस एमीटर का वैल्यू कितना रीडिंग करेगा एम्पियर में, उसको निकालने के लिए हमें पहले पूरे सर्किट के बारे में पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हमारे पास है ना। अब ऐसे करने से क्या होगा कि हम टोटल करंट के बारे में आइडिया मतलब दैट मीन्स कि वहाँ से शायद हमें वोल्टेज भी मिलेगा। तो हालांकि वोल्टेज निकालने का जरूरत यहाँ पे नहीं है, एक चीज़ हमको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है तो 1.4 आई दिया हुआ है। दैट मीन्स कि जो करंट जो आ रहा था इस सर्किट में 1.4 एम्पियर है। यानी वी कैन से कि अगर यहाँ से दो पार्ट डिवाइड हो रहा है यानी दैट मीन्स कि I1 प्लस I2 का जो वैल्यू होगा वो 1.4 एम्पियर होगा। ठीक है, अब देखते क्या है कि ये जो पार्ट है दैट मीन्स कि 10 ओम और 2 ओम और ये कितना है 25 ओम और 5 ओम, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन का मतलब क्या है कि दोनों का तो वोल्टेज सेम ही होगा। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि अगर 10 और 2 कितना हो जाएगा हम लोग का 12 ओम हो जाएगा रेसिस्टेंस, मल्टीप्लाई I1 अगर करेंगे तो वो जो वोल्टेज का वैल्यू निकल के आएगा, यही वोल्टेज इसके लिए भी सेम होगा। दैट मीन्स कि 25 प्लस 5 यानी कितना 30 होगा। ओके, सो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो मल्टीप्लाई I2। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ईजी है। कैसे ईजी है, क्योंकि I1 और I2 का एक वैल्यू कोई जो है ना इसमें से निकाल के या इस इक्वेशन में हम इसको पुट कर देते हैं। ओके, तो लेट्स ट्राई कि यहाँ पे क्या निकल के आएगा हम लोग का। यहाँ से निकल के हम लोग को जो आएगा 12 इंटू I1 इंटू 30 इंटू I2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल के आता है कि अगर हमारे पास 1.4 दिया हुआ है इंटू I1 प्लस I2, तो यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि कुछ काटने की कोशिश करते हैं तो शायद यहाँ से कटेगा 6 2 जा 6 5 जा, यानी कि 2I1 इक्वल टू 5I2 यहाँ से निकल के आएगा। तो यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं कि I2 निकाल करके 2I1 डिवाइडेड बाई 5 निकल के आएगा। दैट इज मीन्स 0.4 I1 निकल के यहाँ से आएगा हम लोग का। तो अब ये I2 का वैल्यू क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। तो पुट करने से क्या होगा कि 1.4 इक्वल टू I1 प्लस कितना होगा 0.4 I1। ओके, तो यहाँ से क्या निकल के हमको आएगा तो 1.4 इक्वल टू 1.4 यहाँ भी आएगा हम लोग का I1, यानी कि I1 का जो वैल्यू होगा यहाँ से 1 एम्पियर आएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि I2 को अभी निकाल सकते हैं कैसे, 1.4 में से 1 घटा देंगे दैट इज द 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि I1 हम किसके लिए कंसीडर किए हैं। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि I1 यानी कितना 12 यानी
यहाँ से हम कंपेयर किए हैं कि I1 का वैल्यू इसमें जाएगा, है ना। तो I1 का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 1 आया, यानी कि जो ये जो रीडिंग करेगा वो 1 एम्पियर रीडिंग करेगा। दैट इज द आंसर इज द बी। तो हियर इज द क्वेश्चन इज बहुत ही सिंपल था, ज़्यादा इसमें कोई कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, कोई इसमें वोल्टेज निकालने का जरूरत नहीं था। हमारे पास जो कंडीशन है, जो डायग्राम दिया था उसके हेल्प से हम क्या थिंक किए हैं कि एमीटर हमको यहाँ लगाया हुआ है। हम क्या करते हैं कि अगर जो करंट यहाँ पे दिया हुआ है तो कितना करंट आ रहा है, तो जो करंट आएगा वही बाहर निकलेगा। अब यहाँ से जो करंट आएगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, तो हम 2 पार्ट को I1 और I2 कंसीडर कर लिए हैं। हम यहाँ से फिर क्या कीजिए, वोल्टेज जो दोनों जो है 10 और 2 ओम जो दिया हुआ है, 25 और 5 ओम दिया हुआ है, दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में तो उसके इसमें क्या निकल के आएगा, पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होता है। तो हम क्या कि दोनों का वोल्टेज को सेम किए हैं, तो यहाँ से रिलेशन निकल गया I1 या I2 के बीच में। तो यहाँ से I2 निकाल दिया I1 के सेंस में, और इस I2 को हम पुट किए इसमें, है ना। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, I1 का वैल्यू निकल के आ गया। जब I1 निकल के आ जाएगा तो जो जितना करंट आ रहा था उसमें से घटाएंगे तो I2 भी निकल के आ गया हम लोग को। तो इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल समझ में आ गया होगा आप लोग को। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 6 नंबर क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन लुक एट द, थोड़ा सा हल्का टफ लगेगा इसमें अगर फिगर को आप ध्यान से देखोगे तो, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसको थोड़ा ट्राई कर लेते हैं तो पता चलेगा आप लोग को कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन जो दिया हुआ आप लोग का, पहले एक बार वीडियो को एक बार करो आप अच्छी तरीके से, इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करो और अच्छी तरीके से इसको खुद से ट्राई करना है, तब जा कर के आप लोग को दोबारा अगर नहीं बनेगा तो इस वीडियो को एक बार वॉच कर लीजिएगा, तो होप सो कि आपको निकल के वहाँ से आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। तो 50R और यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ आपको इन्फिनेटिव, है ना, √3 - 1 इंटू R है, 1 + √3 इंटू R है। अब देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या कर रखा है कि ये एक तरह से इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है, अब देख सकते हो क्लियरली। इसको इन्फिनिटी तो लेके गया है, ठीक है। तो उसके इसमें कैसे इसको फाइंड करेंगे वैल्यू, इसे देखो। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, मैथ का कुछ कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, सर आप लोग के टीचर बताए होंगे। जैसे कि x = क्या है, अंडर रूट में यहाँ पे लिखा हुआ 4 है, फिर इस तरीके से लिया हुआ है 4 हम लोग का, फिर इस तरीके से है 4 हम लोग का, फिर इस तरीके से 4, मतलब अप टू कितना तक सॉरी अप टू इन्फिनिटी तक ऐसा लिखा हुआ है। तो उसके इसमें टीचर क्या करते थे आप लोग को याद होगा, इस वैल्यू को जो है ना एक को छोड़ करके मान लेते हैं कि वैल्यू x है, सपोज दैट यहाँ से x क्या निकल के आता है, √4 इंटू x। इसको ऐसे समझाया जाता है कि अगर हम छोटा सा पार्ट को, दैट मीन्स कि अगर हम जैसे कि √4 को कंसीडर कर रहे हैं, जैसे कि एक तो बहुत बड़ा इन्फिनिटिव है, दैट मीन्स कि समुद्र में से एक जल अगर 1 लोटा पानी को निकाल भी लेते हैं तो उसके एक तो क्या उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो सेम यहाँ भी है कि जो वैल्यू होगा वो हम लोग को फिर से x ही होगा, क्योंकि ये छोटा सा पार्ट हम निकाल रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, x = √4x हो जाएगा। तो बाद में इसको स्क्वायरिंग करके हम x का वैल्यू आसानी से निकाल सकते थे। तो यहाँ भी वैसे ही कंडीशन अप्लाई करना है। क्या क्या करना है कि जो पार्ट थोड़ा सा जो बचा हुआ हम आगे वाला पार्ट उसको हटा देते हैं, और बाकी जो इधर पार्ट उसको x मान लेते हैं। x होगा ही, क्यों होगा, क्योंकि इन्फिनिटी तक ऐसा मतलब सेम स्ट्रक्चर है, इसको एक पार्ट हटाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ से हम क्या देखें, इसको R मानेंगे, और यहाँ से हम जो है इसको R ले लेते हैं, और एक जो है यहाँ पे R जो कनेक्टेड था R है, इस पार्ट को हटा दिए और बाकी जो पार्ट है उसको हम अलग कर दिए, है ना, जो इन्फिनिटी पार्ट तक गया हुआ है। तो फिर से हम क्या देखेंगे कि वो जो पार्ट निकल के आएगा वो हम लोग को फिर से वो R ही निकल के आएगा। दैट मीन्स कि सॉरी, वो अगर x माने हो आप पूरे को तो वो x ही निकल के आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते क्या है कि ये वाला पार्ट जो हम लोग को होगा वो क्या निकल के आएगा, वो x ही निकल के आएगा। तो होप सो कि आप लोग को इस चीज़ों को इस तरीके से क्वेश्चन शायद किए होंगे, अगर नहीं भी किए होंगे तो यहाँ पे ध्यान लगाना है कि ये कैसे करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इजी है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम खुद से x मान सकते हैं और क्या समझेंगे, क्योंकि अगर एक तरह से इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, अगर छोटा सा पार्ट हटा भी देते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्या करेंगे, पहले हम सोल्व कर लेते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे इसको, कि इसको फिर से कंबाइन अगर किया जाए तो क्या निकल के आता है, ये निकल के जो आएगा हम लोग का ये R था, है ना, ये वाला पार्ट हम लोग का ये भी R है और ये भी पार्ट हम लोग का R है, ठीक है। तो इस तरीके से होता क्या है कि इसको जो है यहाँ से हम कंसीडर क्या करेंगे, इसको x मानेंगे, ठीक है। तो क्योंकि पूरे को x तुम माने हो, पैरेलल ही तुम अरेंज करोगे। कैसे समझिए कि ये पैरेलल होगा, क्योंकि देखो यहाँ तक जो पार्ट है हम लोग का कि इसको सीरीज में ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग था, तो अलग था तो इसको x मान के चलेंगे ही हम लोग, ठीक है, कंपेरेटिव की x माने हो आप। चलो, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन पीछे भी किए हैं कि इसको हम पैरेलल क्यों कंसीडर करेंगे, क्योंकि पार्ट बिल्कुल अलग हम लोग को आता है जो इसके साथ पैरेलल में आ जाता है।
तो इस तरीके से अब देखेंगे, पहले पैरेलल के बारे में वैल्यू निकाल लेते हैं कि क्या निकल के आएगा। तो 1/RP, इसकी बात कर रहे हैं हम, तो 1/R + 1/X, यानी कि R + X डिवाइडेड बाई RX, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते क्या है कि अगर यहाँ पे RP निकाला जाए तो वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, RX डिवाइडेड बाई R + X। होप सो ये सब चीज़ें आप लोग क्लियर होगा। लेकिन जो इक्विवेलेंट निकल के आएगा, R इक्विवेलेंट, वो कितना होगा, RP + 2R होगा। कैसे, क्योंकि RP तो एक वैल्यू को ये आ गया, अब ये दोनों का कम्बिनेशन हो गया, लेकिन इसके साथ जो होगा वो सीरीज में हो जाएगा। तो RR 2R + RP, यानी कि यहाँ से वैल्यू अगर रखा जाए RP का, कितना निकाले हम लोग है वो रखते हैं यहाँ पे, तो क्या निकल के आएगा हम लोग का कि RX डिवाइडेड बाई R + X + 2R, है ना, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ। अब R इक्विवेलेंट कितना मानोगे, X ही मानोगे ना तुम। अब कहोगे सर नहीं, X थोड़ी मानेंगे हम, R इक्विवेलेंट मतलब कि सीधी सी बात है कि जब पूरा हम कम्प्लीटली को, है ना, यहाँ से थोड़ा सा पार्ट हटा करके X माने थे, अब फिर से इसको तुम ऐड कर दिए हो, तो छोटा सा ही पार्ट, तो मतलब ये ऐड फिर से होगा ना, वो तो X ही रहेगा, ठीक है। इसलिए हम क्या किया, इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस होगा वो X उनको कंसीडर करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे इस तरीके से थिंक करके कम्प्लीटली बना सकते हो। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से कितना होगा हम लोग का निकल के आएगा RX + X², है ना, और ये जो वैल्यू निकल के हम लोग को आएगा, है ना, ये कितना आ जाएगा, RX तो ऐसे ही रहेगा, प्लस इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2R × X + R हो जाएगा, ठीक है। तो होप सो कि आप लोग कुछ अब यहाँ से कुछ चीज़ को क्या करना है, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद यहाँ से कुछ कटेगा हम लोग का, तो RX + X² + RX = RX + 2RX + 2R²। RX से RX को एलिमिनेट कर दो, यहाँ से जो वैल्यू होगा X² का वो कितना हो जाएगा, 2R, एक ऐसा करते हैं इसको तो लेके चले आते हैं तो माइनस में आ जाएगा, क्वालिटी फॉर्म में ले आएंगे इसको, -2R² = 0। तो यहाँ से हम X निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, जो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है -B, तो -B यानी कितना, +2R हो जाएगा, प्लस माइनस √B², तो B² यानी कितना हम लोग का है, 2R² 4R² प्लस माइनस प्लस में आ जाएगा क्योंकि -4AC होता है, तो 4C माइनस में दिया हो तो प्लस में आ जाएगा, तो 8R² डिवाइडेड बाय कितना, 2A। तो ये तो मतलब कोफिशिएंट कितना A है दिया हुआ, तो सीधा आचार जो फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पे मैंने किया, कुछ ज़्यादा किया नहीं यहाँ पे। अब इसको दोबारा अगर क्या करेंगे, दोबारा इसको सिंप्लीफाई अगर करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, तो 2R, यहाँ से 2R अगर निकालते हैं तो +-2R हो जाएगा, √3 आएगा। 8 4 12, 12 में से क्या देखते हैं, 4 को 2 के फॉर्म में बाहर निकलेगा तो 3 बचेगा हम लोग का। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगा, अगर इसको काटते हैं तो कितना आएगा हम लोग का, R ± R√3। अब यहाँ से खुद कंसीडर करो आप कि क्योंकि रेसिस्टेंस तो निगेटिव पार्ट तो लोगे नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, निगेटिव पार्ट को नेगलेक्ट करेंगे। तो जो फाइनल जो वैल्यू होगा वो 1 + √3 × X निकल के आएगा, है ना। तो निगेटिव को क्या किया यहाँ पे हम नेगलेक्ट किया है। तो होप सो दैट इज़ द आंसर ऑफ ऑप्शन, वी कैन चेक हियर, A इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो होप सो कि ज़्यादा इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं लगा होगा, और बाकी इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने बताया था बिल्कुल वैसे ही कंसेप्ट इसमें लॉजिक लगेगा। अगर दोबारा इसमें अगर डाउट है, दोबारा इस वीडियो को दोबारा वॉच करके अगर आप देख लीजिएगा। तो आज का जो इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में जो क्वेश्चन था, अच्छा खासा हमने कर लिया है। अब जो आगे बात करेंगे, नया कंसेप्ट लाएंगे, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी अगर आता है सॉल्व करने में और क्वेश्चन, तो एक और कंसेप्ट है जिसके हेल्प से अगर हम आइडिया उसे पहले ले लेते हैं क्या कहता है उसमें, उसको आइडिया मिलेगा और आसानी से हम उसको कंप्लीट जो भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है उस टाइप का अगर रहेगा तो कर लेंगे। देखते हैं जो नया कंसेप्ट है उसका क्या नाम है, उसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। लेट मी लर्न दिस। तो देखिए आप इसमें ध्यान देख सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है न्यू कॉन्सेप्ट है, तो इसके लिए पहले क्या कैसा ग्राफ होता है, दैट मीन्स कैसा सर्किट होता है। तो सर्किट हमारा इस टाइप का होगा, जैसे कि एक कोई पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ से एक रेसिस्टेंस ऐसे है R1, और फिर यहाँ से एक रेसिस्टेंस हम लोग का ऐसे है जिसको R3 कहेंगे, और यहाँ से फिर निकलता हम लोग का है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग R2 बोलेंगे, ओके। और यहाँ से एक निकलता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये R5 मान लेते हैं क्योंकि R4 को हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से हम देखते क्या है कि अगर यहाँ इसको फिर से कनेक्ट कर दिया जाए किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा, दैट मीन कि सेल के द्वारा, तो यहाँ से हम कैसे इसको इस टाइप का रहेगा तो कैसे कंसीडर करेंगे। तो इक्विवेलेंट को फाइंड करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखना है, हम क्या कंसीडर करेंगे, दो नंबर ऑफ रेसिस्टेंस को यहाँ पे हम पहले हम क्या देखते थे कि आर इक्विवेलेंट अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सीरीज में है कि पैरेलल में, उसको कंसीडर करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि नहीं तो सीरीज में दिख रहा है, नहीं भी पैरेलल में दिख रहा है। क्या आप यहाँ से विजुअलाइज हो सकता है, जैसे कि ये इधर गया है ना, फिर यहाँ से दो पार्ट डिवाइड हुआ, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कैसे हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे ये मतलब एक बात निकल के क्या टेम्परर समस्या आ रहा है कि जो नो नंबर ऑफ टू रेसिस्टेंस जो है यहाँ पे कोई भी तुम्हारा आर इन नो एनी टू रेसिस्टेंस आर इन सीरीज और पैरेलल, ठीक है। तो उस केस में हम क्या देखेंगे, उस केस में दोबारा हम जो है इसको एक बार दोबारा रीड्रॉ कर लेंगे, और जो पॉइंट यहाँ पे मान लिया जाए कि यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगा, है ना, तो इसको भी एक्स मानेंगे, इसको भी एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो भी होगा, यहाँ पे हम लोग का जीरो तो होगा ही, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रहा है कि वी टचस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल कब करते हैं कि जब हमारे पास कोई भी दो रेसिस्टेंस जो ना कि पैरेलल में दिख रहा है नहीं सीरीज में दिख रहा है, तो उस केस में हम क्या देखेंगे कि ये जो पार्ट हम लोग का है वहाँ पे क्या मान लेंगे, इक्वल पोटेंशियल मान के चलेंगे। ऐसे होता क्या है कि क्यों माना जा रहा है, क्योंकि मैथ वगैरह में आप लोग बनाया होगा कॉन्ट्रडिक्शन मेथड जिसको नाम है सर, तो उसमें क्या होता था कि कोई चीज़ को हम मान लेते हैं और बाद में उसको क्या देते हैं, जो माना वो गलत हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि उस तरीके से मान के जो है चीज़ों को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट मी ट्राई। तो अगर लेटस कंसीडर क्या कंसीडर करना है कि दैट द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट मान लेते हैं कि हमारे पास पॉइंट है ना, पॉइंट ये बी मान लेते हैं, हम लोग का सी मान लेते हैं। पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल तुम्हारा होगा, है ना, और पॉइंट सी पे वो कितना है, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम क्या देखेंगे कि अब यहाँ से खुद दिमाग लगाओ आप, ये दोनों का पोटेंशियल सेम है तो करंट क्या फ्लो करेगा यहाँ पे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब सेम पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम क्या देखते हैं कि नो करंट फ्लो थ्रू R5, है ना। तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि हमारे पास R5 का मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे उसको रिमूव कर देंगे हम। क्लियर हो गया यहाँ से। चलिए अब यहाँ से इजी है फाइंड आउट करना। क्या इजी है फाइंड आउट करना कि R1 और R3 जो है वो बेसिकली सीरीज में होगा, है ना, क्योंकि करंट तो इधर जाएगा ही नहीं। ओके, सिमिलरली R2 एंड R4 भी जो होगा वो क्या होगा, सीरीज में होगा। ओके, तो फिर से इसको अरेंज करके फाइंड आउट कर लेंगे आसानी से। हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ जो R1 होगा, है ना, यहाँ पे जो हम लोग का X होगा, और यहाँ से हम लोग का R3 होगा, और ये हम लोग का R2 होगा, और यहाँ भी X होगा, और फिर से हम लोग का ये वाला पार्ट R4 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से हम देखते क्या है कि जब इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग फिर से, है ना, जीरो हो गया, भी हो गया वोल्टेज हम लोग का, यहाँ से करंट मान ली कि I निकल रहा है सपोज दैट, तो दो पार्ट में होगा, एक I1 एक हम लोग का I2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आसानी से अब यहाँ से हम लोग को फाइंड करना आसान हो जाएगा। कैसे, लेट मी ट्राई। इससे होता क्या है कि अगर हमारे पास दिया हुआ है कि मतलब बी पे और सी पे जो तुम्हारा क्या है पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि अगर निकालते हैं b माइनस एक्स डिवाइडेड बाई R1, है ना, इसकी बात कर लेते हैं। b माइनस एक्स करेंगे तो मतलब वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द I1, इसमें I1 जा रहा है। सिमिलरली इसकी बात करेंगे, I1 तो यहाँ भी आएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डिफरेंस होगा, क्या हो जाएगा, x माइनस जीरो डिवाइडेड बाई यहाँ पे R3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1। ये दोनों ओम्स लॉ के द्वारा हम लोग यहाँ पे रूल अप्लाई किए हैं, है ना, इजी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, समझ में आप लोग को आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि दोनों I1 के इक्वल है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि v माइनस एक्स डिवाइडेड R1 इक्वल टू एक्स बाई R3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम देखते क्या है, इसको ऐसा करो, इसको 1 मान लो फिलहाल, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ से और भी तरीका हो सकता है कि v माइनस एक्स, है ना, v माइनस एक्स डिवाइडेड नीचे x कर लेते हैं और R1 बाई R3 कर लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको छोड़ दो फिलहाल, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ऐसे। अब आगे देखते हैं इसके लिए, ये ऊपर वाला R1 R3 के लिए हो गया। सिमिलरली क्या देखेंगे, सिमिलरली हम क्या निकल के आपको आएगा, जैसे आप निकालते हो v माइनस एक्स, इसके लिए, है ना, कितना हो जाएगा, R2 इक्वल टू I2। सिमिलरली कितना हो जाएगा, v नहीं x माइनस जीरो डिवाइडेड बाई
R4 इक्वल टू कितना होगा, ये भी I2 हो जाएगा ओम्स लॉ से। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा हम लोग का V माइनस एक्स डिवाइडेड R2 और x डिवाइडेड R4। तो यानी यहाँ से फाइनली जो वैल्यू निकल के आएगा V माइनस एक्स बाई एक्स जो आएगा निकल के, वो भी हमारे पास R2 डिवाइडेड R4 आ जाएगा। ठीक है, R2 बाई R4 1 एंड सेकंड से कंपेयर करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये भी सेम है, ये भी सेम है। दैट मीन द फाइनल जो वैल्यू निकल के आएगा R1 बाई R3 इक्वल टू R2 बाई R4। ओके, तो दैट इज द कंक्लूजन हेयर कि कैसे यहाँ से ये कैसे पता चलेगा कि वी टेस्ट टोन का मतलब दिया हुआ। अगर हम R1 बाई R3 ओके R1 बाई R3 या वी कैन ऐसे से कि R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4, तो यहाँ सिंपली R1 बाई R3 इक्वल टू R2 बाई R4 का वैल्यू रेशियो जो होगा वो अगर सेम होगा तो हम एज्यूम क्या करेंगे, उसमें से हम कहेंगे कि वो वी टेस्ट टोन का ऑब्जर्वेशन मतलब वी टेस्ट टोन का कंसेप्ट है, तो वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आ रखा है तो स्वाभाविक सी बात है कि इस पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल हम लोग को सेम निकल के आएगा, तो उसके जो बीच वाला जो पार्ट था वो हम लोग को नेगलेक्ट कर देंगे। तो सर्किट को सोल्व करने के लिए इस तरीके से जो है आप लोग को थोड़ा सा पार्ट को चेक करना पड़ेगा कि R1 बाई R3 का वैल्यू, फिर से रिपीट कर देता हूँ, R2 बाई R4 का वैल्यू रेशियो जो होगा डिवाइडेड बाई, है ना, वो अगर सेम आता है तो उसके इसमें क्या देखें कि ए और ए वाला पार्ट का जो होगा जो पोटेंशियल सेम होगा, इस कारण से R5 को हम रिमूव कर देंगे। तो वी टेस्ट टोन का आई होप सो कि जो न्यू कंसेप्ट हो समझ में आप लोग को आ गया होगा कि कैसे इस चीज़ को जो है हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लिए, है ना। आज के लिए ऐसे वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो ऐसा करते हैं कि अगले बार न ट्राई करके इसी बार ट्राई कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं जो वी टेस्ट टोन से निकल के आ रहा है, किसी के यहाँ पे निकालना है फाइंड, क्या निकालना है कि करंट का वैल्यू कितना निकल के इसमें आएगा। ठीक है, तो करंट का वैल्यू निकालने के लिए हमें निकालना चाहिए क्या क्या, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए और वोल्टेज तो दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे कि वो मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो उसके लिए क्या देखेंगे कि क्या वी टेस्ट टोन ब्रिज है कि नहीं है। तो चेक कर लेते हैं कि क्या बताया था कि R1 बाई समथिंग 5/8 है ना, क्या 10/16 के इक्वल आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, दिख रहा है हम लोग का। यानी वी कैन से कि ये तुम्हारा बैलेंस है, मतलब बैलेंस वी टेस्ट टोन ब्रिज तुम्हारा है। यानी कि ये जो वैल्यू होगा ना 4 हम लोग को नेगलेक्ट कर देंगे, यानी कि क्या निकल के यहाँ से आ जाएगा हम लोग का जो टोटल से निकल के आ जाएगा 5 और 10 15, और ये कितना होगा 8 और 16, हम लोग का कितना निकल के 24 आ जाएगा। तो दोनों को हम क्या करेंगे, पैरेलल अरेंज कर देंगे। तो 1/15 प्लस 1/24 दैट इज द वैल्यू निकल के आप लोग का आएगा। इस एलसीएम लोगे तो 120, 8 प्लस 5 यानी कि 13/120, यानी कि जो आरपी निकल के आएगा वो हम लोग का 120/30। तो फाइनल जो वैल्यू निकल के आएगा हम लोग का क्या निकल के आएगा, I इक्वल टू V/R दैट इज द वैल्यू ऑफ V20 दिया हुआ है, और R कितना निकल के आया है तो 113 ऊपर चला जाएगा, 120 नीचे होगा। तब इसको काट सकते हो, यानी जो वैल्यू होगा 13/6 एम्पियर। आई होप सो कि ये आइडिया आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन इसमें आगे हम करेंगे तो आप लोग को आइडिया मिलेगा वी टेस्ट टोन से ले करके। तो अगले क्लास में ऐसा करते हैं कि कुछ हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, तो थोड़ा सा अभी तक जितने ही मैंने पढ़ाया था उसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, तो आप लोग को आइडिया मिल जाएगा। क्या आइडिया मिलेगा कि कैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम मेंटी कुछ टाइप के करेंगे, टोटल क्वेश्चन 50 के अप्रॉक्सीमेट होगा। तो आप लोग पिछले जितना भी हम पार्ट पढ़ाए हैं उसी से कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाइड होगा। तो आज के लिए इतना ही। होप सो कि आप वीडियो को एंजॉय किए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको इस चैनल को अगर आप वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेट हो सके, ताकि और वीडियो इसमें हम बना सकें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, यू आर द फ्यूचर।